फ्रेंड्स, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास मॉड्यूल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 2 के अंतर्गत हम युग्मनज जो है उन युग्मनजों का क्या करेंगे, विकास, यानी कि युग्मक जंतुओं का विकास करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो के अंतर्गत हमने जो इसके दो साइकिल बताए थे, पहला था एसेक्सुअल और दूसरा था सेक्सुअल साइकिल। तो एसेक्सुअल साइकिल है ये मादा के उसके अंतर्गत मनुष्य में होता है, और सेक्सुअल साइकिल है वो मादा एनाफिलीज में होता है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको संक्रमण बताया, फिर तो आपके पास स्पोरोजोइट है, उस स्पोरोजोइट की संरचना बताई थी। फिर उसके बाद में इसमें दो प्रकार के क्या चले थे, रक्ताणु चक्र चले थे, यानी कि लीवर के अंतर्गत कहाँ पहुंच गए थे, यकृत साइटोनोमी, यानी कि यकृत में जैसे पहुंचते हैं तो यहाँ आपके एक तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक इसमें चला था एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और यहाँ से हम जैसे पूर्व के वीडियो को पढ़ना, यहाँ से हम जैसे आगे बढ़े तो इसके अंतर्गत कौन से दो गैमेट बने थे, एक तो आपके पास बना था माइक्रो और एक बना था मैक्रो। एक तो माइक्रो और एक बना था मैक्रो। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, माइक्रो वाला तो चला जाता है रक्ताणु चक्र में इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, और ये पुनः स्टार्ट कर देता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। फिर ये एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, ये आगे बढ़ा तो इसके अंतर्गत जो अवस्थाएं आई थी वो कौन कौन सी अवस्था आई थी, तो ट्रोफोजोइड आई थी, ट्रोफोजोइड के बाद में इसमें आई थी सिग्नेंट अवस्था, मुद्रित अवस्था, सिग्नेंट स्टेज। फिर इसमें आई थी अमीबोइड स्टेज, अमीबोइड स्टेज के बाद में जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आई थी वो आई थी साइजोन स्टेज, साइजोन। और साइजोन के बाद में आता था इसमें युग्मक जनकों का निर्माण। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था और इसको हम पढ़ेंगे आज युग्मक जनकों के निर्माण। तो ध्यान देंगे, युग्मक जनकों का निर्माण है जो कि अपने अभी इसी में ही चल रहा है एसेक्सुअल के अंतर्गत। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन युग्मक जनकों का विकास। युग्मक जनकों का विकास। गैमेटोसाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स, ये अपन को आज पढ़ना है। इसके अंतर्गत युग्मक जनकों का विकास। अब देखो, युग्मक जनकों का जैसे ही अपन को विकास पढ़ना है तो इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, कई रक्ताणु चक्र पूर्ण होने पर, यहाँ से देखेंगे इसमें कई रक्ताणु चक्र इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो चक्र पूर्ण होने पर, यानी एक नहीं है वो 3, 4, 5, 6 कई रक्ताणु चक्र पूर्ण होने पर, जैसे ही रक्ताणु चक्र कई पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण हो जाने के बाद में जो मीरोजोइड्स होते हैं, कौन होते हैं, मीरोजोइड्स, कई मीरोजोइड्स वृद्धि कर वृत्ताकार संरचना
वृद्धि कर किसमें बदल जाते हैं, वो वृत्ताकार संरचना में बदल जाते हैं। इसे ही युग्मक जनक यानी कि गेमेटोसाइट वृत्ताकार संरचना में बदलता है, इसे ही क्या कहते हैं, युग्मक जनक, युग्मक जनक यानी कि गेमेटोसाइट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गेमेटोसाइट्स कहते हैं। और ये जो गेमेटोसाइट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास है माइक्रोगेमेटोसाइट, माइक्रोगेमेटोसाइट्स, और एक है मैक्रोगेमेटोसाइट्स, गेमेटोसाइट्स। ये दो प्रकार के गेमेट्स के युग्मक जनक के अंतर्गत बनते हैं, एक तो माइक्रो और एक कौन सा है, मैक्रो। इसको तो बोलते हैं लघु युग्मक, लघु युग्मक, और इसको बोलते हैं दीर्घ युग्मक। अब इनकी विशेषता देखें, जो लघु युग्मक होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं और केंद्रक बड़ा होता है। ये तो आकार में कैसे होंगे, आकार में छोटे होंगे और केंद्रक कैसा होगा, बड़ा होगा। और कैसे होंगे, ये नर युग्मक होंगे, उनसे में मेन गैमेट होंगे, नर युग्मक। और दीर्घ क्या होंगे, ये आकार में बड़े होंगे, आकार में बड़े होंगे। साथ ही आप देखेंगे इसमें ये केंद्रक है वो कैसे हो जाएगा, छोटा। केंद्रक कैसा हो जाएगा, छोटा। और ये क्या हो जाएंगे, माधा युग्मक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये माधा युग्मक हो जाएंगे। मैक्रो वाले क्या हो जाएंगे, माधा युग्मक हो जाएंगे। अब हम जैसे ही आगे चर्चा करते हैं इनकी, तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपके पास हो ही गए। उसके बाद में आप लिखेंगे कि लघु युग्मकों की तुलना में दीर्घ जो युग्मक होते हैं ये क्या होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इनके यहाँ लिख सकते हैं संख्या में क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं। ये संख्या में अधिक होंगे और ये संख्या में कम होंगे, कौन, लघु युग्मक। और जो दीर्घ युग्मक है वो अधिक होते हैं। अब ये युग्मक जब अवस्था होती है ये मादा के लिए क्या होती है, संक्रमणकारी होती है। किसके लिए, मादा एनाफिलीज के लिए। मादा एनाफिलीज मच्छर के लिए संक्रमणकारी होती है, संक्रमणकारी होती है। अब ये क्या करती है, ये जो युग्मक होते हैं ये युग्मक का विकास होता है जो मानव शरीर के अंतर्गत नहीं हो पाता। और इनकी जो संख्या होती है वो रात्रि या मध्य रात्रि में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, इनकी वृद्धि होती है। और ये मानव का जो रक्त होता है उस रक्त के अंतर्गत भी वह रक्त जो परिधीय यानी कि इन परिधीय त्वचाओं में बहने वाली जो वाहिकाएं होती है उनके माध्यम से वो रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है। तो वाहिकाओं वाले रक्त में ये संक्रमणकारी अवस्था पहुंच जाती है। अब जैसे ही परिधि वाले तक पहुंची तो अब क्या करेगी, जो संक्रमित व्यक्ति को जैसे ही मादा एनाफिलीज काटेगी, रक्त चूसेगी, तो ये संक्रमणकारी अवस्थाएं जो होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी, मादा एनाफिलीज में। अब मादा एनाफिलीज के अंतर्गत हम इसका क्या पढ़ेंगे, अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब इसको मैं दिखा देता हूँ। अब अपन इसका दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। क्या लिखेंगे आप, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
अंतर्गत हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बी। तो इसके अंतर्गत देखते हैं रात्रि के समय जैसे ही रात्रि के समय जैसे ही संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूषण करती है, मादा है ना यानी रात्रि के समय जैसे ही संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूषण करती है, कौन करती है? मादा है ना तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र वाली तो करती है। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र वाली आरबीसी, प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र वाली आरबीसी, इसमें यही है कि रात्रि के समय जैसे ही मच्छर कट करेगा तो उस समय प्लाज्मोडियम की वो आरबीसी जिसमें प्लाज्मोडियम है, जीवन चक्र वाली जो आरबीसी होती है वो क्या करेगी? वो मादा एनाफिलिस के आवासीय में चली जाती है। आरबीसी मादा एनाफिल मच्छर के आमाशय में पहुंच जाती है, स्टोमच में पहुंच जाती है, आमाशय में चली जाती है। अब आमाशय में भी जिसके अंतर्गत क्या होंगे? दीर्घ व लघु युग्मक होंगे, लघु युग्मक होंगे, वो ही तो क्या रहेगी? जिंदी रहेगी। बाकी की जो और अवस्थाएं वगैरह होगी उनका क्या है कि आमाशय के अंतर्गत मादा एनाफिल भक्षण कर लेती है, लेकिन जिस आरबीसी के अंतर्गत दीर्घ एवं लघु युग्मक होंगे वो ही क्या रहती है? उसमें सेफ रहती है जीवित, क्योंकि इनके ऊपर ऐसा आवरण रहता है जिससे भी उसका एंजाइम मादा एनाफिलिस के आमाशय का एंजाइम को पचा नहीं सकता है। अब हम इसमें आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो अब इसमें अपनी अवस्था आ जाएगी युग्मक जनन। युग्मक जनन इसमें निम्न अवस्थाएं होगी। सबसे पहले की अवस्था के अंतर्गत हम बात करते हैं तो वो आती है युग्मक जनन, जिसे अपन गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब अपने यहाँ पर दीर्घ और लघु युग्मक जैसे बन गए तो अब इनसे क्या होगा? युग्मक बनेंगे, गैमेट्स जैसे ही बनेंगे। तो प्रत्येक लघु युग्मक जनन का जो केंद्रक है, अब इसके अंतर्गत जो लघु युग्मक है जिसे अपन नर युग्मक मानते हैं, लघु युग्मक या अपन कहें नर युग्मक, इसके अंतर्गत क्या करेगा? ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा और विभाजन करने के साथ साथ ये अगुणित अवस्था में आ जाता है। और अगुणित अवस्था में आने के साथ साथ ही इसके अंतर्गत और परिवर्तन होते हैं। वो क्या होते हैं कि इनके केंद्रक कोशिका द्रव से लिपटकर, यानी कि अगुणित अवस्था में आते हैं और ये जो संख्या होती है 4 से 8 केंद्रक हो जाती है। अब इसके अंतर्गत इन केंद्रकों का जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका इन जो केंद्रक हैं इन केंद्रकों का क्या है? कोशिका द्रव्य। ध्यान देंगे, कोशिका द्रव्य इन केंद्रकों के लिपट जाता है। जैसे ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है, ऐसे लिपट कर और ऐसे प्रवर्तनुमा संरचनाएं बना लेता है। और इस प्रवर्तनुमा जो संरचना है यही क्या है? इसकी कसाव कहलाती है। कसाव यानी कि छोटे से कसावों का निर्माण हो जाता है, जिससे ये क्या कर सकता है? गति कर सकता है। कौन? नर युग्मक में, यानी कि प्रवर्त और कसाव की भांति करके ये जो नर युग्मक है, कसाव कहेंगे और कसाव की तरह क्या करेंगे? गति करेंगे और गति करने के साथ साथ ये करते हैं मादा युग्मक की खोज। ये करते हैं मादा युग्मक की खोज। आगे बात, अब इसके बाद हम देखते हैं दीर्घ युग्मक। दीर्घ युग्मक जिसे हम मादा युग्मक बोलते हैं। और ये मादा युग्मक के अंतर्गत क्या होगा? परिवर्तन देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन भी इसके अंतर्गत होगा।
अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये भी क्या है, असमान विभाजन होता है, और असमान होने पर इनमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, और आधी रहने के साथ साथ ही ये भी किस अवस्था में चले जाता है, अगुणित अवस्था में चला जाता है, अगुणित अवस्था। अब दोनों ही किसमें आ गए, अगुणित यानी कि एन के अंतर्गत आ गए। अब इनका क्या होता है, कोशिका द्रव में असमान विभाजन होगा, और कोशिका द्रव में असमान विभाजन से ही ये मादा युग्मक में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों को हम क्या कराएंगे नेक्स्ट स्टेज के अंतर्गत, निषेचन। निषेचन जिसे अपन फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो अब क्या करेगा, जो नर युग्मक है, क्या है, नर युग्मक कसाभी गति करते हुए, क्योंकि उस पर कसाभी गति करता हुआ मादा युग्मक की खोज करता है, और मादा युग्मक की खोज करने पर मादा युग्मक जैसे ही मिल जाता है तो ये उस मादा युग्मक के अंतर्गत क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद में ये क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, और संलयित होने के साथ साथ अब ये क्या हो जाता है, डिप्लॉइड, द्विगुणित हो जाता है, टू एन अवस्था, जिसे अपन बोलते हैं डिप्लॉइड। ये इसमें ये बदल जाता है। अब जैसे ये डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया तो अब इसके बाद में, निषेचन के बाद में इस युग्मनज में अब ये क्या बन गया, युग्मनज जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट में निम्न अवस्थाएं आती हैं, और वो अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहली अवस्था है निषेचन के बाद में एक, तो वो होती है पोस्ट जाइगोटिक स्टेज। पोस्ट जाइगोटिक स्टेज। इस पोस्ट जाइगोटिक स्टेज के अंतर्गत क्या होगा, जो कुछ समय पश्चात अचल युग्मनज लंबा होकर, अब ये दोनों ही क्या है, जैसे निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, अब ये क्या होगा, अचल होगा। अब ये अचल युग्मनज है, पोस्ट जाइगोटिक के अंतर्गत अचल युग्मनज, अचल युग्मनज क्या करता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करके क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और इस अचल वृद्धि करके लंबे युग्मक को फिर नाम दे देते हैं ऊकाइनेट। क्या नाम दे देते हैं, ऊकाइनेट। अब क्या आ गई, ऊकाइनेट आ गई। अब ऊकाइनेट के बाद में हम देखते हैं कि इस ऊकाइनेट के आगे देखते हैं, इस ऊकाइनेट में क्या है, ये जो ऊकाइनेट होगा, ये मादा है ना, इसकी जो आमाशय है, आमाशय की भित्ति में धस जाता है, धस जाता है, यानी कि आमाशय है उसकी भित्ति में धस जाता है, और धसकर अपने चारों ओर क्या कोशिका द्रव का आवरण चला लेता है। अब इस आवरण को फिर सिस्ट के नाम से जाना जाता है, सिस्ट बोर्ड या सिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सिस्ट होती है अपनी क्या है, प्रतियां बनाता है, और ये 20 से लेके 500 तक अपनी प्रतियां बना लेता है, 20 से लेके 500 तक अपनी प्रतियां बना लेता है। अब ये जो प्रतियां होती है, ये मादा है ना फ्लीज की जो आमाशय है, उस आमाशय पर फुंसी के रूप में दिखाई देने लगती है। ये प्रतियां है आमाशय की दीवार में फुंसी के रूप में दिखाई देने लगती है, और फुंसी के रूप में जैसे ही दिखाई देने लगेगी तो निषेचन के बाद में इसमें जो तीसरी स्टेज आती है उसका नाम है स्पोरोगोनी। इस स्पोरोगोनी को बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है, बीजाणु जनन।
अब इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो सिस्ट है ये क्या करेगी, सिस्ट पोषक पदार्थ ग्रहण करेगी। सिस्ट पोषक पदार्थों को क्या करती है, ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के साथ साथ ये अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक बहुविभाजन, कौन सा, अलैंगिक बहुविभाजन के द्वारा ये 1000 वो क्या नाम से 10,000 प्रतियां बना लेती है। 10,000 क्या हो जाती है, संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो 10,000 होती है, अब ये क्या करेगी, इस सिस्ट के अंतर्गत ही है। अब ये 10,000 जैसे ही ये सिस्ट फटेगी, और फटने के साथ साथ ये क्या है, ये बाहर आएगी। ये केंद्र जैसे बाहर आते हैं, बाहर आने के साथ साथ ये अपने चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य को इस प्रकार से लिपेट लेती है, यानी कोशिका द्रव्य इनके चारों ओर लिपट जाता है। और लिपट जाने के साथ साथ ये केंद्रक को, यानी कि जो केंद्रक इनको घेर के तर्करूपी संरचना में बदल जाती है। इस तर्करूपी संरचना को ही स्पोरोजोइट के नाम से जाना जाता है, और ये स्पोरोजोइट होती है, ये ही संक्रमणकारी अवस्था होती है। अभी स्पोरोजोइट आवासीय से निकलकर मादा एनाफिलीज की लाल रंग की या लाल में आ जाती है, लाल रंग में आ जाती है। और जैसे ही मादा एनाफिलीज स्वस्थ व्यक्ति को चूसती है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त चूसती है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त का क्या करेगी, चूषण करेगी, और चूषण करने के साथ साथ ये स्पोरोजोइट है उस व्यक्ति में पहुंच जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। तो जो सेक्सुअल है बताया मैंने, इसमें कम से कम 10 से 12 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। और ये 10 से 12 दिन का जो समय है ये किसके अंतर्गत होता है, मादा एनाफिलीज के अंतर्गत होता है। तो मादा एनाफिलीज में हमने क्या पढ़ा, दीर्घ युग्मक और लघु युग्मक का निर्माण किया, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में जाइगोटिक स्टेज आई, प्रीजाइगोटिक स्टेज के अंतर्गत उकाइनेट बना, उकाइनेट से फिर आपके पास सिस्ट बना, सिस्ट से फिर स्पोरोगोनी यानी कि बीजाणु का निर्माण हुआ, और बीजाणु से स्पोरोजोइट, और ये फिर मानव के अंतर्गत पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ये जो लाइफ साइकिल है इनका चलता रहता है। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं रोग जनकता। क्या देखते हैं, रोग जनकता। पैथोजेनेसिस, रोग जनकता देखते हैं। रोग जनकता, रोग जनकता के अंतर्गत क्या है, जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम इसको मलेरिया जो रोग होता है उसको फैलाता है, इसको फैलाता है, यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग होता है। एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स लेवेरोल। चार्ल्स लेवेरोल, इस चार्ल्स लेवेरोल जो वैज्ञानिक है उसने सबसे पहले प्लाज्मोडियम परजीवी को खोजा, प्लाज्मोडियम परजीवी को खोजा। और सर रोनाल्ड रोस का नाम आपने सुना होगा, सर रोनाल्ड रोस। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या है कि जो मादा एनाफिलीज है उसमें बाहर के रूप में प्लाज्मोडियम को बाहर के रूप में बताया है, प्लाज्मोडियम को बाहर के रूप में बताया है, बाहर के रूप में। किसमें, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर किसके रूप में बताया था, बाहर के रूप में इन्होंने बताया। और मलेरिया के द्वारा जो बीमारी होती है या मेन टाइप ऑफ मलेरिया, मलेरिया के भी कुछ प्रकार है। तो यहाँ लिखते हैं अपन टाइप ऑफ मलेरिया। अब कौन कौन से इस मलेरिया के टाइप है, फर्स्ट मलेरिया का नाम है तृतीयक मलेरिया। इस तृतीयक मलेरिया के बारे में आप देखेंगे
तो ये जो फैलता है प्लाज्मोडियम बाइवेरियस, ये इसकी जाति है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं, उनमें से एक जाति क्या है, प्लाज्मोडियम बाइवेरियस है, जिसके द्वारा तृतीय मलेरिया फैलता है। और इसके अंतर्गत हर तीसरे दिन क्या आता है, बुखार आता है। और इसका जो रक्ताणु चक्र होता है, रक्ताणु चक्र वो कितना होता है, 48 घंटे का। कितने का होता है वो, 48 घंटे का होता है। उसके बाद में हम दूसरे मलेरिया की जैसे ही बात करते हैं तो वो है मंद तृतीय मलेरिया। मंद तृतीय जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलता है। इसकी जो जाति है प्लाज्मोडियम ओवेल, उस ओवेल के द्वारा फैलेगा, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बुखार होता है। वो बुखार भी हर तीसरे दिन आता है। और रक्ताणु जो चक्र होता है वो रक्ताणु चक्र कितने 48 घंटे का होता है। लेकिन ये क्या है, कम हानिकारक होता है। किसकी अपेक्षा, तृतीय मलेरिया की अपेक्षा। अब हम तीसरे जो मलेरिया का नाम है घातक मलेरिया। घातक मलेरिया, घातक जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की एक जाति है जिसका नाम है फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम के द्वारा ये फैलता है। फेल्सीफेरम है, उस फेल्सीफेरम के द्वारा ये फैलेगा। और इसके अंतर्गत जो बुखार होता है वो भी क्या है, हर तीसरे दिन आता है। और ये सबसे घातक होता है। हर तीसरे दिन क्या आएगा, इसमें बुखार आएगा। और ये क्या है, सबसे घातक है। नाम में घातक है, सबसे घातक ही होगा। इसमें क्या है, मृत्यु दर भी सबसे अधिक। अगर मरने वालों की संख्या देखी जाए मलेरिया से तो घातक मलेरिया आपको मिलेगा। फिर है चतुर्थक मलेरिया। चतुर्थक मलेरिया, ये चतुर्थक मलेरिया है। कौन सी जाति, कौन सी इसकी, प्लाज्मोडियम बाइवेरियस ओवेल फेल्सीफेरम मलेरिया। इस मलेरिया जाति है, इसके द्वारा ये फैलता है। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, बुखार चौथे दिन आता है। इसमें बुखार कौन से आता है, चौथे दिन आता है। और रक्ताणु चक्र कितने का होता है, इसमें 72 घंटे का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्लाज्मोडियम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसमें क्या है, लक्षणों की अगर आप बात करते हैं तो आप इसमें लक्षण लिख सकते हो आराम से। इसके भाई लक्षण क्या क्या है, मैं वैसे ही बोल देता हूं। लक्षण जैसे कि इसमें बुखार आता है, शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है, सर्दी लगती है, यानी कि सर्दी लगती है तो बुखार आता है। तो सर्दी इसके अंतर्गत लगती है, बुखार इसके अंतर्गत आएगा, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, भूख नहीं लगेगी, मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण है आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम निदान की बात करते हैं तो निदान के अंतर्गत आप डॉक्टर की क्या लेंगे, सलाह लेंगे। और सलाह लेने के साथ साथ इसमें पैरासीटामोल है, फुनेन है, ऐसी जो टेबलेट है उनका क्या आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से जो मलेरिया है आप पढ़ के आए हैं उनके अंतर्गत भी वहाँ आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये मेरे को पता नहीं है, परंतु वहाँ आपने सोच और यहाँ आपको क्या पढ़ा लगा होगा। क्लास में तो मैटर भी तो पढ़ा ही होना है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको। सबसे पहले क्या है, अपन पढ़ते हैं एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल किसमें होता है, ह्यूमन में। सबसे पहले संक्रमण
में स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के बाद में यकृत, साइटोगोनी, यकृत साइटोगोनी के अंतर्गत दो चक्र चले थे आपके पास। दो चक्र कौन कौन से हैं आपको पता है, तो प्री इरिथ्रोसाइटिक, एक तो है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। प्री का जो कार्य है वो इतना सा है कि ये जो चक्र 3 दिन तक चलता है और फिर वापस नई यकृत कोशिकाओं में चले जाता है। इसके अंतर्गत दो बनी होगी, एक तो कौन सा बना था माइक्रो, ये तो चले जाता है इसमें इरिथ्रोसाइटिक यानी रक्ताणु चक्र में, और ये चले जाता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, ये है मैक्रो, ये वापस इसी को स्टार्ट करता है। रक्ताणु चक्र में हम जैसे पढ़ते हैं तो इसकी निम्न अवस्थाएं आती हैं, ट्रोफोजोइट की बात आती है सिग्नेट स्टेज, और सिग्नेट स्टेज के बाद में इसकी जो अगली अवस्था आती है उसका नाम है अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज है इसकी। अमीबॉइड स्टेज के बाद में जो इसकी अगले आती है साइनोड, साइनोड के बाद में इसमें होता है युग्मक निर्माण। ये अवस्था तो किसके अंतर्गत होती है, सेक्सुअल, और सेक्सुअल के अंतर्गत हम बात करते हैं तो ये मादा एनाफिलीज में होती है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इसके अंतर्गत युग्मनज संक्रमित, याद पहले तो संक्रमित होगी, संक्रमण इन्फेक्शन, उसके बाद में युग्मनज के बाद में इसमें oocyte, ookinete, इसके बाद में इसमें क्या बना था बेटा, ookinete बना दिया, युग्मक जनन बन गए, और युग्मक जनन के बाद में इसमें निषेचन, क्या हुआ था, निषेचन, और निषेचन के बाद में इसके अंतर्गत जो अवस्था आई थी वो आई थी पोस्ट जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक के अंतर्गत आपने जो स्टेज पढ़ी थी इसके अंतर्गत एक तो पढ़ी थी ookinete, और एक पढ़ी थी इसमें सिस्ट। पोस्ट जाइगोटिक के बाद में स्पोरोगोनी, और स्पोरोगोनी के बाद में इसमें क्या बन गया था, स्पोरोजोइट, यहाँ स्पोरोजोइट। तो इस प्रकार से ये आपका जो साइकिल है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट के अंतर्गत इसमें क्या बचा है, सेकेंड यूनिट में प्रोटोजोआ में कुछ लैंगिक जनन वगैरह है, ये वो टॉपिक है।